स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 और इस वीडियो में हम इस लेसन को कम्प्लीटली कवर कर देंगे, पूरा कवर कर देंगे। तो डिस्कस करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन, ये दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। द हिमालयाज के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको 3 मेजर रिवर सिस्टम्स ने बनाया है। जो 3 मेजर रिवर्स निकलती हैं हिमालय से, कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों रिवर्स ने मिलके एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट करके नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है। और इनके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी सहयोगी नदियाँ, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, तो मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी साथ बहने वाली छोटी सी नदियाँ जिनको सहायक नदियाँ कहते हैं, उन सब ने मिलके बनाया नॉर्दर्न प्लेन्स को। नॉर्दर्न प्लेन एल्यूवियल सॉइल का मिलके बना हुआ है। एल्यूवियम की जो डिपोजिशन है वो हिमालयाज के फुटहिल में होती रही, यानी हिमालयाज के बाद वाले इलाके में हिमालयाज से बहती आ रही रिवर्स ने हिमालयाज से खत्म होने के बाद उसकी फुटहिल्स से यानी हिमालयाज की तली से इन डिपॉजिट्स को करना चालू किया, एल्यूवियल सॉइल को डिपॉजिट करना चालू किया और ये फर्टाइल प्लेन फॉर्म हुआ। ये जो फर्टाइल प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये जो प्लेन है ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 से 320 किलोमीटर वाइड है। और ये इंडिया के सारे फिजिकल डिवीजन्स में से, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं इलाकों में मिलती है। जैसे अगर मैं कहूँ नॉर्दर्न प्लेन्स में तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, झारखंड के कुछ एरियाज़ और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ और आसाम साइड के भी कुछ एरियाज़ आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डेंस पॉपुलेशन मिलती है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही मिलती है। यहाँ का सॉइल कवर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी थिक है। यहाँ पे पानी की सप्लाई भी अच्छी है। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी फेवरेबल है, यानी गर्मियों में गर्मियाँ होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सर्दियों में सर्दियाँ होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यानी डेजर्ट्स में जहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं और हिमालयाज की तरफ, पहाड़ों की तरफ जहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी सीवियर होती हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया है। इंडिया का ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नॉर्दर्न प्लेन्स के खेतों में ही होता है। देखिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एग्जांपल इसने दिखाया है यहाँ पे पिक्चर में। रिवर्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं वो डिपोजिशनल वर्क करती हैं। डिपोजिशनल का मतलब जब भी रिवर्स बह के आती है पहाड़ों से, तो पहाड़ों से जो कुछ भी सेडिमेंट्स वगैरह या सिल्ट क्ले वगैरह वो बहा के लेके आती हैं, उसको डिपोजिट कर देती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। In the lower coast, due to gentle slope, the velocity of river decreases, which results in the formation of riverine islands. देखिए इसमें क्या होता है, जब रिवर्स काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर चुकी होती हैं तो उनकी स्पीड, वाटर फ्लो की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए रिवराइन आइलैंड्स बन जाती हैं। अब ये रिवराइन आइलैंड्स क्या होता है, देखिए आपने अक्सर आइलैंड्स जो सुनी है, जैसे हमारी लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, जैसे हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ये समुद्रों में सिचुएटेड हैं, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं, चारों तरफ इनके समुद्र हैं और बीच में एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक यही काम जब रिवर्स में होने लगे, आसपास तो रिवर हो, रिवर का पानी हो और बीच में जमीन का टुकड़ा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवराइन आइलैंड। मजूली जो है वो सबसे बड़ी रिवराइन आइलैंड है जिसपे लोग रहते हैं और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनी हुई है। रिवर जब अपने लोअर कोर्स पे आती है तो उसके बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बन जाते हैं और सिल्ट डिपॉजिट होने लगती है। इन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, यहाँ पे डेल्टा भी बनता है रिवर के पास। जब रिवर अपने लोअर कोर्स में आ जाती है, यानी ज़्यादातर एरिया कवर कर चुकी होती है, उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, तो उस रिवर में से, उस बड़ी नदी में से बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं निकल जाती हैं। उन छोटी छोटी धाराओं को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का उसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है। पंजाब प्लेन्स का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज कही जाती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। यहां पे बहुत सारे दोआब्स बनते हैं। देखिए दोआब का मतलब क्या होता है, दो का मतलब हिंदी का दो और आब का मतलब पानी। दो रिवर्स के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। ऐसे ही रिवर जो ये पंजाब का नाम भी ऐसे ही पड़ा है, पंज आब। पंज मीन्स 5, आब मतलब रिवर्स, 5 रिवर्स यहाँ पे बहती हैं, इसलिए स्टेट का नाम पंजाब रखा गया था। जो गंगा रिवर है, जो गंगा प्लेन है, वो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है। इस प्लेन में, इस गंगा प्लेन में नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्से आते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल, यहां तक ये फैला हुआ है गंगा प्लेन। तो हमने ऊपर पढ़ा पंजाब प्लेन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं गंगा प्लेन के बारे में। आगे आता है और आसाम की तरफ पड़ता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन आसाम साइड पे पड़ता है।
नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो फ्लैट लैंड्स के तौर पे डिस्क्राइब किए जाते हैं, यानी जमीन बिल्कुल समतल होती है, कहीं कोई उबड़ खाबड़ जमीन नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, इन प्लेन्स में भी कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं, इनमें भी कुछ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स यानी हल्की फुल्की डिफरेंसेस इनमें भी पाए जाते हैं। रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग यानी वहां की जमीन कैसी है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट्स में। और 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है? द रिवर्स आफ्टर, देखिए 4 पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो मैं आपको समझाता हूं एक पिक्चर की हेल्प से, ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे उसको। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स को जिन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो 4 पार्ट्स हैं भाबर, तेराई, भांगर और खादर। अक्सर आपसे भाबर और तेराई के बीच में और भांगर और खादर के बीच में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, आप यहां ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए जब रिवर्स हिमालय से बह के आती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को लेके आती हैं, बड़े बड़े पेबल्स को लेके आती हैं, उन पेबल्स को वो भाबर एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। भाबर एरिया में आपको बड़े बड़े पेबल्स, बड़े बड़े स्टोन्स नजर आते हैं और यहां पे रिवर डिसअपियर हो जाती है, यहां पे भाबर एरिया में रिवर दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के बीच से रिवर का पानी बहता रहता है और ऊपर से सरफेस से हमें ऐसा लगता है कि नदी गायब हो गई है। समझ में आ गया? ये भाबर एरिया है, ये 8 to 16 किलोमीटर विड्थ वाला होता है लगभग। अगला एरिया आता है तेराई। तेराई में रिवर रीएमर्ज होती है, दोबारा हमें दिखाई देने लगती है। तेराई जो एरिया है वो अक्सर मार्शी और वेटलैंड एरिया होता है, यहां पे थिक वेजिटेशन पाई जाती है। ये एरिया बहुत अच्छा माना जाता है फॉरेस्ट कवर्स के लिए, जंगलों के लिए। जैसे मैं आपको कहूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तेराई रीजन में ही सिचुएटेड है। तो तेराई रीजन मार्शी एरिया होता है, वेटलैंड एरिया होता है, वेजिटेशन के लिए, वेजिटेशन ग्रोथ के लिए, फॉरेस्ट कवर के लिए बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे रिवर रीअपियर होती है। और तेराई की जो विड्थ होती है वो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में होती है इसकी रेंज। तो ये भाबर और तेराई में डिफरेंसेस अगर आपसे पूछें तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, भाबर में पेबल्स होते हैं, तेराई में मार्शी लैंड होती है। भाबर जहां कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, सिर्फ लंबी लंबी रूट्स वाले ट्रीज ही उगाए जा सकते हैं, वहीं तेराई ज्यादातर ट्री वेराइटीज को सपोर्ट कर सकती है। भाबर जो एरिया है उसमें बड़े बड़े सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेबल्स पाए जाते हैं, तेराई में मार्शी एरिया होता है ये, ठीक है। एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं, थर्ड डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि भाबर में रिवर डिसअपियर हो जाती है और तेराई में आके वो रीअपियर होती है। तो ये इस तरह के डिफरेंसेस आप दे सकते हैं। आगे आता है आपका भांगर और खादर। देखिए ये जो बीच में आपको दिखाई गई है ये रिवर है, ये खादर है। यहाँ पे जो एरिया देखिए ये जो है, ये जो आपको ब्राउन कलर का नजर आ रहा है, येलो कलर का नजर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला, दिस इज कॉल्ड खादर। और इसके इधर यहाँ पे जो एरिया दोनों तरफ, दिस इज कॉल्ड भांगर। भांगर को ओल्ड एल्यूवियम भी कहा जाता है और खादर को न्यू एल्यूवियम भी कहा जाता है। देखिए रिवर्स में अक्सर फ्लड्स आती हैं, जब भी इस रिवर में फ्लड आएगा तो यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया, ये पानी में जरूर डूबेगा, पानी में जरूर डूबेगा और यहाँ पे रिवर नया मटेरियल, नया एल्यूवियम, नई एल्यूवियल डिपॉजिट्स करेगी हर साल जब भी फ्लड आएगा। तो खादर जो होता है वो न्यू एल्यूवियम होता है इसी वजह से। और भांगर जो होता है इसमें कभी पुराने टाइम में कभी फ्लड आया होगा, पानी बहा होगा, तब जाके यहाँ पे जो है एल्यूवियल डिपॉजिट हुआ होगा, इसीलिए इसी वजह से भांगर को ओल्ड और खादर को न्यू एल्यूवियम कहा जाता है। क्योंकि खादर में हर साल रिन्यूअल होता है, इसलिए खादर ज्यादा फर्टाइल होता है भांगर के मुकाबले। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो भांगर में कैल्सरस पार्टिकल्स मिलते हैं, वो भी बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल्स का बना होता है, ये मोटे मोटे थिक पार्टिकल्स का बना होता है। जो खादर जो होता है इसमें फाइनर पार्टिकल्स होते हैं भांगर के मुकाबले, और ये काफी फर्टाइल भी होता है। तो ये 4 रीजन्स थे स्टूडेंट्स, जो डिवाइड किए गए थे रिवर्स के, ये 4 पार्ट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 पार्ट्स बताए गए। अब यहाँ देखिए आपकी बुक में क्या बताया गया है। इसने भाबर के बारे में बताया है कि पेबल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, 8 to 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है। शिवालिक की फुट हिल्स में ये पाया जाता है, इसको भाबर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके साउथ साइड में रिवर्स रीएमर्ज होती हैं, वहाँ पे वेट स्वैम्पी और मार्शी एरिया बनता है जिसको तेराई कहा जाता है। तेराई में काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड पाई जाती है। पाकिस्तान से आने वाले माइग्रेंट्स को वहाँ पे सेटल करवाया था सरकार ने पुराने टाइम में। दुधवा नेशनल पार्क इसी एरिया में आता है। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एल्यूवियम का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे टेरेस लाइक फीचर देखने को मिलता है, इसको भांगर कहा जाता है। भांगर में कैल्चरस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होता है जिनमें, और जिनके पार्टिकल्स काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, जिनको कंकर कहा जाता है, कंकर नोड्यूल्स कहा जाता है। और खादर जो होता है वो यंगर डिपॉजिट होता है, मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, और ये हर साल रिन्यू हो जाता है और काफ़ी फर्टाइल होता है। आगे हम बढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ। पेनिनसुलर प्लेट्यू टेबल लैंड होता है। देखिए ये तो होती है, इस तरह की तो होती है माउंटेन, प्लेट्यू होता है इस तरह का, कुछ इस तरह का होता है प्लेट्यू हमारा। ऊंचाई कम होती है लेकिन विड्थ इसकी ज़्यादा होती है प्लेट्यूज की। देखिए
प्लेट्यूज जो है वो गोंडवाना लैंड, जो सुपर कॉन्टिनेंट होता था बहुत पहले, गोंडवाना लैंड एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका इंडिया भी एक पार्ट हुआ करता था। तो गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग की वजह से, ड्रिफ्टिंग की वजह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। इस प्लेट्यू में काफ़ी चौड़ी चौड़ी और काफ़ी उथली वैलीज पाई जाती हैं और राउंडेड हिल्स, राउंड शेप की हिल्स भी पाई जाती हैं। इस प्लेट्यू के मेनली दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से? सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, और मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके पॉइंट्स को, इसके फीचर्स को। पहले पढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आता है, जो कि मालवा प्लेट्यू का ज्यादातर एरिया कवर करता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज जो है, जो इसी सेंट्रल हाईलैंड्स में आती है, ये इसके साउथ में सतपुड़ा रेंज आती है और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स आती हैं, अरावली रेंज आती है। तो आप ये नोट कर सकते हैं ये सारी चीजें। इसके अलावा जब ये वेस्ट की तरफ एक्सटेंड होता है, क्या? सेंट्रल हाईलैंड्स, जब सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट की तरफ एक्सटेंड होता है तो ये राजस्थान में जाके खत्म होता है, जहां पे सैंडी और रॉकी डेजर्ट बनता है। यानी सेंट्रल हाईलैंड्स राजस्थान के डेजर्ट में जाके मिल जाता है, वेस्टवर्ड साइड में। इसमें जो रिवर्स बहती हैं इस एरिया में, कौन से एरिया में? सेंट्रल हाईलैंड्स में, जो कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है। कौन सी रिवर्स बहती हैं? चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, इसका मतलब इस सेंट्रल हाईलैंड्स की जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट में थोड़ी ऊंची है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी नीची है। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट साइड में थोड़े से वाइड हैं, चौड़े हैं, जबकि ईस्ट में आते आते ये नैरोअर हो जाते हैं। ईस्ट साइड में, सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्ट साइड में पड़ते हैं बुंदेलखंड और बाघेलखंड प्लेट्यूज। ठीक है, जो कि इसी का एक एक्सटेंशन माने जाते हैं। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक वाटरफॉल दिखा रखा है। आगे आपका आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू की ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में दामोदर रिवर भी बहती है, दामोदर रिवर भी आती है। तो ये था हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में मेन पॉइंट्स। आगे बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंडमास है, ट्रायंगल शेप का है। ये नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है। ये फीचर्स आप नोट कर सकते हैं। सतपुड़ा रेंज का काफी ब्रॉड बेस होता है नॉर्थ में, जो कि इसको, यानी डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड में सतपुड़ा रेंज इसको फ्लैंक करती है। फ्लैंक का मतलब इसकी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, जबकि महादेव, कैमूर और मेकल रेंज जो हैं ये ईस्ट साइड में पड़ती हैं, किसके? डेक्कन प्लेट्यू के। इन हिल्स को आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं, जो दिखाया था मैंने आपको लास्ट टाइम। डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट साइड में ऊंचा है और ईस्ट साइड जाते जाते थोड़ा सा स्लोपिंग करता है, यानी थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। इसकी एक एक्सटेंशन जो कि नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देती है, जिसको मेघालय कहा जाता है। ठीक है, वो इसी की एक एक्सटेंशन है। इसी को आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ाते हैं तो मेघालय में जाके खत्म हो जाता है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कशर हिल्स, ये सारी इसी का एक पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से इसको सेपरेट करता है एक फॉल्ट। देखिए फॉल्ट क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तब फॉल्ट और फोल्ड दो तरह की जोन्स बनते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स, देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, जो अर्थ का क्रस्ट है, आपको पता है अर्थ के 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है। उन्हीं बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को, उन्हीं बड़े बड़े पीसीस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो मूवमेंट करती रहती हैं, हिलती रहती हैं। बहुत बड़ी बड़ी, 7 तो बड़ी बड़ी और बहुत सारी छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से हमारी पूरी अर्थ बनी हुई है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है, तब जो फिनोमिनन होता है उसको कहा जाता है फोल्डिंग, माउंटेन्स बनते हैं। और जब ये एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तब वैक्यूम सा बन जाता है, वैलीज सी बनने लगती हैं। उस वक्त के बीच वाले जोन को कहा जाता है फॉल्ट जोन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं। तो फॉल्ट जोन इन दोनों को अलग करता है, किस किस को? छोटा नागपुर प्लेट्यू को और जो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू को। 3 मेन हिल रेंजेस पाई जाती हैं। वेस्ट साइड में गैरो और ईस्ट साइड की तरफ जाते हैं तो खासी और जैंतिया हिल्स मिलती हैं। यानी गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जैंतिया हिल्स मिलती हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू में। उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में डिफरेंस काफी बार पूछा जाता है। देखिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न एजिस पे हैं डेक्कन प्लेट्यू की, और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न एजिस पे हैं डेक्कन प्लेट्यू की। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट से मिलते हैं। देखिए ये जो इंडिया है, इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे कहीं इस तरफ तो आएगा हमारा वेस्टर्न घाट्स, और इस तरफ हमारा आएगा कि कौन सा एरिया आएगा? ईस्टर्न घाट्स का एरिया आएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा भी रखा है। देखिए वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को रेड लाइन से इसने मार्क भी कर रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द वेस्टर्न घाट
एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट एरिया, ठीक है। और इनके बाद इस रेड लाइन के बाद ये जो एरिया बच जाता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे कोस्टल प्लेन। और इस तरीके से ये जो छोटा सा एरिया बच जाता है, नैरो बेल्ट बच जाती है, इसको हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आगे हम इसी चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जिस भी अपने पॉइंट पे थे। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से पढ़ रहे थे। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, जबकि ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस यानी काफी मतलब इस तरीके से चलते रहते हैं और बीच में जो पासिस आते हैं वहीं से इसको क्रॉस किया जा सकता है। थल, भोर और पाल घाट्स पड़ते हैं, ये वेस्टर्न घाट्स में ही आते हैं। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले ज्यादा ऊंचे हैं, ये डिफरेंस आ रहे हैं देखिए स्टूडेंट्स। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट कोस्ट की तरफ पड़ते हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट कोस्ट की तरफ पड़ते हैं। ये दोनों ही डेक्कन प्लेट्यू का एक पार्ट है, ऐसा कहा जा सकता है। जो हाइट है, एलिवेशन है, वेस्टर्न घाट्स की 900 से 1600 मीटर्स तक है, जबकि ईस्टर्न घाट्स की 600 मीटर्स तक है। तो दो डिफरेंसेस हम कर चुके हैं। ईस्टर्न घाट्स जो है वो महानदी वैली से नीलगिरी तक फैले हुए हैं साउथ में, ठीक है। महानदी से नीलगिरी तक, नीलगिरी माउंटेन्स तक, नीलगिरी हिल्स तक फैले हुए हैं साउथ में। ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हैं। ये देखिए तीसरा डिफरेंस आ गया। मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स जहां कंटिन्यूअस हैं, वैसे ही ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, डिसकंटिन्यूअस हैं और बीच बीच में रिवर्स बहती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। वेस्टर्न घाट्स की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल आता है, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, मान लीजिए एक पहाड़ है वेस्टर्न घाट का, जब मॉइस्चर बियरिंग विंड आएंगी, जब हवाएं बहेंगी तो वो इस पहाड़ से टकरा के ऊपर की तरफ उठेंगी और एल्टीट्यूड पे, हायर एल्टीट्यूड पे ठंड बढ़ती है। हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ठंड बढ़ती है तो ये बारिश बन जाती है। जो मॉइस्चर होता है रिवर्स इन विंड्स के अंदर, वो क्या बन जाता है, बारिश बन के बरसना शुरू कर देता है। इसी रेनफॉल को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। यानी जब किसी ऊंची जब कोई ऊंची चीज मॉइस्चर बियरिंग विंड्स के रास्ते में आ जाती है तो वो विंड्स ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और बारिश बन जाती है उनके अंदर ऊपर की तरफ उठने की वजह से, और बारिश आने लगती है, ठीक है। हो सकता था अगर वो माउंटेन बीच में ना आता, अगर वो हिल बीच में ना आता तो वो आगे जाके कहीं काफी ज्यादा एरिया कवर करके कहीं बारिश करते, लेकिन माउंटेन बैरियर की वजह से, हिल बैरियर की वजह से उनको वहीं बारिश करनी पड़ी। दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक और काफी अच्छा रेनफॉल होता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को कई लोकल नेम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ जाते वक्त बढ़ती है। जो सबसे ऊंची पीक्स वेस्टर्न घाट्स में आती हैं, अनाईमुड़ी 2695 मीटर्स, दोदा बेटा 2637 मीटर्स, महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। तो आप याद रखें, अनाईमुड़ी और दोदा बेटा ये हाईएस्ट पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। शिवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स ये साउथ ईस्ट साइड में पाई जाती हैं ईस्टर्न घाट्स की। जो फेमस हिल स्टेशन है उदागमंडलम, जिसको हम ऊटी और कोडाई कनाल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ईस्टर्न घाट्स में ही आते हैं। आगे आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक और मेन है, वो है ब्लैक सॉइल एरिया। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जहाँ पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल, उसको डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये ब्लैक सॉइल वोल्केनिक रॉक्स के झड़ने की वजह से बनी है। यानी जो ब्लैक सॉइल बनी है ये इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग की वजह से बनी है। टाइम बीतते बीतते, बहुत पुराने टाइम में कभी वोल्केनोज का लावा आया होगा बाहर और इन रॉक्स का डिअनडेशन होने लगा, इन रॉक्स का जो है वेदरिंग होने लगा और ब्लैक सॉइल बन गया। अरावली हिल्स वेस्टर्न साइड पे और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के पड़ती हैं। ये जो अरावली हिल्स हैं इनमें इरोजन काफी ज्यादा होता है, यानी मिट्टी काफी ज्यादा बनाई जाती है, यहां से बनती है। इनको इसीलिए ब्रोकन हिल्स भी कहा जाता है, ब्रोकन हिल्स की तरह दिखाई भी देती हैं, ठीक है। गुजरात से दिल्ली की तरफ बढ़ती हैं ये हमारी अरावली हिल्स। आगे आता है इंडियन डेजर्ट। देखिए इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्ट साइड में पड़ता है। ये एक अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है जो काफी लंबी जगह पे, काफी लंबी चौड़ी जगह पे पाया जाता है और यहाँ पे सैंड ड्यून्स, रेत के टीले देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफी हल्की बारिश होती है 150 mm के आसपास पूरे साल में। यहाँ पे काफी एरिड यानी सूखा मौसम रहता है और यहाँ पे वेजिटेशन कवर यानी प्लांट्स वगैरह, पौधे वगैरह, हरियाली वगैरह काफी कम है। सिर्फ बारिश के मौसम में भी यहाँ छोटी मोटी धाराएं, छोटी मोटी नदियां दिखाई देती हैं, लेकिन बारिश का सीजन खत्म होने के बाद वो सैंड में डिसअपियर हो जाती है, सैंड में सीप कर जाती हैं। लूनी एक ही मेजर रिवर है जो कि इंडियन डेजर्ट में पाई जाती है। आगे आता है बर्चन्स। बर्चन्स क्या होते हैं, क्रिस्टेंट शेप के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं जो बड़े बड़े एरियाज में पाए जाते हैं, और दूसरे सैंड ड्यून्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अब मैं आपको बताता हूँ पिक्चर की हेल्प से कि बर्चन्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं, इनको पिक्चर की हेल्प से हम समझेंगे। देखो बच्चों, यहाँ है हमारा बर्चन जो ये क्रिस्टेंट शेप का, देखिए क्रिस्टेंट शेप का, हाफ मून शेप का ये एक सैंड ड्यून बना हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी बड़े हिस्से में पाया जाता है, जो है हमारे
थार डेजर्ट के, हमारे डेजर्ट एरिया के इस तरह के सैंड ड्यून को, जो कि क्रिसेंट शेप में होता है, उसको बर्चन कहा जाता है। और ये है हमारे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री पे पाए जाते हैं। देखिए ये क्रिसेंट शेप के नहीं है, कुछ इस तरह के लॉन्गिट्यूडनली इन पे वेव्स बनी हुई हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून। जैसलमेर जो एरिया है राजस्थान का, वहां पे बर्चन्स देखने के लिए जाया जा सकता है। आगे आते हैं कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाउंड्रीज पे छोटी छोटी कोस्टल स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, किनारे वाला एरिया पाया जाता है, जो कि वेस्ट साइड में अरेबियन सी से लगता है और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल से टच करता है। ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच है, सैंडविच यानी बीच में मौजूद है। किस किस के? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका, उसको कहा जाता है कोंकण, मुंबई गोवा के आसपास का। जो सेंट्रल पार्ट है उसको कहा जाता है कन्नड़ प्लेन, और सदर्न पार्ट जो है इसका, उसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट। आगे आता है आपका बे ऑफ बंगाल के जो प्लेन्स हैं, यानी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, वो वाइडर हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, उनको नॉर्दर्न सर्कास, जबकि सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो ये डिविजन्स आप थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर हैं, बट यू विल हैव टू लर्न देम इफ यू वांट टू परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम्स। ठीक है, इनको लर्न जरूर कीजिएगा। बड़ी बड़ी रिवर्स बहती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि काफ़ी बड़ा डेल्टा एरिया बनाती हैं इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। चिलिका लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है जो कि ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। चिलिका लेक सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का, ये ओडिशा स्टेट में पड़ता है, महानदी डेल्टा के आसपास। आगे आता है आइलैंड्स हमारा। देखिए इंडिया में बहुत बड़ा मेनलैंड है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। 2 आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला तो लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि केरला के मालाबार कोस्ट के पास पड़ता है। ये कोरल आइलैंड है, यानी कोरल रीफ से बना हुआ है ये। इसको पुराने टाइम में लक्षद्वीप, मिनिकॉय या अमिनद्वीप कहा जाता था। 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। कावरती आइलैंड जो है वो इसकी कैपिटल कही जा सकती है लक्षद्वीप की। यहाँ पे काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फौना पाई जाती हैं। पिट्टी आइलैंड, पिट्टी आइलैंड पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है, अनइनहेबिटेड आइलैंड है वो। कोरल्स के बारे में इसने बताया, कोरल पोलिप्स छोटे छोटे कम जिंदगी वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। वो वार्म वाटर्स में, बिना मिट्टी वाले पानी में पैदा होते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। जो कोरल सिक्रीशन होता है और उनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो डिपॉजिट होके बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्स भी बना लेते हैं। 3 तरह की रीफ्स बनाते हैं। कोरल रीफ्स 3 तरह की होती हैं। ठीक है, पहला तो है बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटोल्स। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो कोरल रीफ का एक बड़ा एग्जाम्पल है। अटोल्स जो होते हैं वो सर्कुलर या फिर हॉर्सशू शेप के कोरल रीफ्स होते हैं। सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में पाया जाता है वो ग्रेट बैरियर रीफ ही है। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है, इन्हीं कोरल पॉलिप्स से ही बना हुआ है वो भी। इसी तरीके से इंडिया का लक्षद्वीप भी इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं ऑर्गेनिज्म से और इनकी सिक्रीशन से बना हुआ है। आगे आता है, नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप मौजूद है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंड होता है। इनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है। ये लक्षद्वीप से बड़े हैं और ज़्यादा हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं लक्षद्वीप के मुकाबले। ये जो आइलैंड्स हैं इनके 2 मेन पार्ट हैं, साउथ में अंडमान और नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में माउंटेन्स होती थी, सबमरीन माउंटेन्स होती थी ये। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो है आइलैंड्स की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में सबमरीन माउंटेन्स होती थी, समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी माउंटेन्स हुआ करती थी। जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की के लिए। यहाँ पे कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। ये आइलैंड्स जो है वो इक्वेटर के पास हैं। यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है और यहाँ पे काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं। इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। आगे आता है फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के कुछ अपने यूनिक फीचर्स हैं। हर एक रीजन जो है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है और देश के लिए, तरक्की के लिए, देश को रिच बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स से जहाँ पानी आता है, फॉरेस्ट होता है, वही नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कंट्री का ग्रेनरीज हैं, देश की अनाज की ज़रूरतें पूरी करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अर्ली सिविलाइजेशन जो हुई थी वो प्लेन्स में ही फ्लरिश हुई थी। प्लेट्यूज में काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं जो देश की इंडस्ट्रियल तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं। कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स में फिशिंग होती है, पोर्ट्स होते हैं यानी ट्रेडिंग होती है,
तो जो इतने सारे फिजिकल फीचर्स हैं वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए क्रिएट करते हैं।